नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। इस वक्त अगर बात करें 3 राज्यों की, यहां पर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य यहां पर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहां पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। बता दें आज की यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव जो है 4 बजे तक चला था और यहाँ पर ये देखा गया था कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव वोटिंग के बीच में यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई। सबसे बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे दें कि समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों ने यहाँ पर एनडीए को वोट किया। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर, जो इस इंतजार में थे कि कब यहाँ पर राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त हो और कब उनको यहाँ पर अध्यक्ष पद सौंपा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपनों पर पानी फिरा और यहाँ पर ओपी राजभर के 2 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ऊपर तो ऐसी आफत टूटी कि यहाँ पर वो अपने विधायकों को यहाँ पर फोन करते हैं कि वोट आप कीजिए, जिसमें से पल्लवी पटेल भी है। लेकिन यहाँ पल्लवी पटेल उनका फोन तो उठाती है, लेकिन इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं फटकार लगाती नजर आती है। तो आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार राज्यसभा चुनाव तो यहाँ चल रहा था और यहाँ पर विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो क्यों की? क्या हर कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए यहाँ पर खुद को यहाँ एनडीए की तरफ रुख करवा रहा है? क्या यहाँ पर विधायकों की मजबूरी है या फिर ईडी सीबीआई का डर? तो देखिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान आज अमन जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अमन जी आपका इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल, आज आपने देखा भी होगा कि आज उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव था, जिस दौरान यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने। आखिरकार विधायकों की क्रॉस वोटिंग का क्या मामला है? क्यों करते हैं विधायक क्रॉस वोटिंग? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया दरअसल, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से पहले देखें तो इस समय राज्यसभा का जो चुनाव है बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर यूपी की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि यूपी को आपने सही शुरू में कहा कि एक बहुत बड़ा, उसको कह सकते हैं राजनीति का सबसे बड़ा हाथी भी कहा जाता है कि जिस करवट वो बैठे अपने आप राजनीति उस तरफ चली जाती है। और यही कुछ देखने को मिला यूपी में भी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का आपने जिक्र किया और जाहिर बात है कि हर दल ये चाहता था कि उसके जो लोग हैं वो उसके पक्ष में रहें, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई उससे सबसे अधिक नुकसान अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि सपा को मुश्किल से 3 वोट चाहिए थे अपना तीसरा सांसद बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से उनके 8-9 विधायकों ने बीजेपी का पक्ष लेते हुए उनकी तरफ जो वोटिंग की है, क्रॉस वोटिंग एक तरीके से की है, वो कई तरह की चीज़ों को भी सामने रखता है कि आज जो इंसान है या जो आज के जो राजनेता हैं वो सिर्फ पैसों के लिए, पद के लिए इस तरह से अपने ज़मीर को बेच रहे हैं कि कोई भी उसमें जो कह सकते हैं कि एथिक्स नहीं है, विचारधारा नहीं है, अपना हित साधने के लिए कुछ भी कर गुजर रहे हैं और यही होता है। देखिए, मुझे याद आता है कि 84 में जब बीजेपी के पास महज 2 सीट थी नेहा जी, उस समय बीजेपी क्या हताश हो गई थी? क्या पार्टी खत्म हो गई थी? क्या बीजेपी ने जो है अपनी कह सकते हैं कि पार्टी को छोड़कर उन नेताओं ने अलग पार्टी ज्वाइन कर ली थी? नहीं, बल्कि उन्होंने मजबूत होकर चुनाव लड़ा। और देखिए, आज अगर देखा जाए तो बीजेपी देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है। तो यही मेरे ख्याल से पॉलिटिकल के जो लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं देश में, उनको भी समझना चाहिए कि कुछ रुपए के लिए, कुछ पदों के लिए अपने कह सकते हैं विचारधारा से आप एक तरीके समझौता करें, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को और अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। और ये लगातार देखने को मिल रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सपा खेमे से ये हुआ है, बल्कि कई दलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है, यानी कि इस पक्ष में रहकर भी दूसरे पक्ष के हक में वोट डाला गया, जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि जब आप विधायक बनते हो, जब बड़े बड़े पदों पर बैठते हो, तो आपको जिस पार्टी ने जिताया होता है उसी के नाम पर आप जो है इलेक्शन में जीतते हो, तमाम चीज़ें आपको हासिल होती हैं। लेकिन जैसे ही मौका आता है कुछ पार्टी को देने का, उस समय आप जो है पाला बदल के दूसरे खेमे में पहुँच जाते हो, जो मेरे ख्याल से बहुत अनुचित है और लगातार देखने को मिल रहा है। और राजनीति का जो स्तर है इससे बेहद कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की सबसे मजबूत पार्टी बन चुकी है। आप देख भी सकते हैं कि किसी भी राज्य पर अगर नज़र डाली जाए तो यहाँ पर राज्य में अगर विपक्ष की सरकार है तो यहाँ पर जितने भी नेता हैं, जितने विधायक हैं, यहाँ पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में दिग्गज नेता यहाँ पर कहूँ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर भी ये चर्चा थी कि वो भाजपा में जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी यहाँ पर कर चुके। क्या लगता है आपको अमन जी कि यहाँ पर
कोई मजबूरी है इन नेताओं की, इन मंत्रियों की, इन विधायकों की, या फिर इस वक्त आपने देखा कि देश में ईडी सीबीआई का खौफ बड़ा बुरे तरीके से मंडरा रहा है? क्या वाकई में ये डर भी हो सकता है क्या? जाहिर सी बात है, आपने अपनी आखिर में जो सारी बातों का निचोड़ निकाल दिया कि क्या ईडी और सीबीआई का भी डर हो सकता है क्या, क्योंकि देखिए इसके उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप पूरे के पूरे मामलों को देखें तो ईडी और सीबीआई की छापेमारी, तमाम तरह की दबिश, तमाम तरह से लोगों को जेल में बंद करना, लगभग 95% का रेशो है नेहा जी, जो ये बताता है कि क्या सिर्फ विपक्षी दलों में सारे करप्ट लोग हैं। आप देखें अजीत पवार से लेकर हेमंत बिस्वा पे भी तमाम तरह के आरोप थे। इसके अलावा जो अभी कुछ दिनों पहले शामिल हुए हैं अशोक चौहान, उनके ऊपर क्या कुछ आरोप नहीं थे, लेकिन जब वो बीजेपी की तरफ आते हैं तो सारे आरोप उनके माफ हो जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो उसको सुनकर और देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर बीजेपी जिन नामों के ऊपर या जिन लोगों के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाती है, लेकिन जैसे ही वो इस खेमे में आते हैं उनके ऊपर सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या बड़ा उदाहरण नहीं है जहाँ पर तमाम सारे विपक्षी लोग यही कहते हैं कि तमाम सारे जो आरोप हैं, तमाम सारे लोग हमारे जेलों में डाले जाते हैं। आप देखिए दिल्ली में मनीष सिसोदिया के ऊपर जो शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के, तमाम तरह से कह सकते हैं शिक्षा की क्रांति के तौर पर उनको देखा जाता है। दिल्ली के तमाम स्कूलों में क्या कुछ उन्होंने कर दिया, इसको लेकर लगातार बातें की जाती है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर आबकारी नीति का आरोप लगता है, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया और जेल के अंदर वो आप कह सकते हैं कि उनको डाला गया है और अभी तक भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हेमंत सोरेन को आपने देखा जिस तरह से उनसे ईडी पूछताछ करने पहुंचती है, उसके बाद जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल लगातार यही बात कहते हुए नजर आते हैं। तो ये एक के बाद एक ऐसे उदाहरण है जो ये बता रहे हैं नेहा जी कि विपक्षी दलों पर लगातार जो कार्रवाई हो रही है तो उससे भी डरकर कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं अपना पाला बदल लेते हैं और यहाँ पर जो बीजेपी कह सकते हैं कि उसको अच्छे खासे वोट चाहिए थे, वो उसके पाले अपनी तरफ मिलाकर लोगों को आसानी से चुनाव जीत जाती है। चंडीगढ़ में आपने देखा क्या कुछ वहाँ पर होता हुआ नजर आया। खुलेआम तौर पर बैलेट को जो है इनवैलिड किया जाता है, वहाँ पर स्याही से उसके ऊपर निशान लगाया जाता है और जब कोर्ट में बात साबित होती है तब कहीं जाकर बीजेपी को शर्मसार होना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं जब एक छोटे चुनाव में इतनी बड़ी लेवल की धांधली देखने को मिल सकती है तो जो विपक्षी दल कहते हैं, जो तमाम बड़े नेता कहते हैं, क्या उनकी बातों में फिर सच नहीं है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान यहाँ सामने आ रहा है। बात हम यहाँ पर करें आरएलडी की तो यहाँ पर बता दें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जो कुछ दिन पहले यहाँ पर इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाते नजर आए थे, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने ऐसा पाला, यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसा पासा फेंका कि जयंत चौधरी तुरंत यहाँ पर देखा गया कि एनडीए में शामिल हो गए। आप भी जानते होंगे यहाँ पर अमन जी कि उनके दादाजी की बात की जाए चौधरी चरण सिंह को तो भारत रत्न देने के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया था और उसी के थोड़ी देर बाद यहाँ पर जयंत चौधरी जो है एनडीए में जाने की बात कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी यहाँ मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर जयंत चौधरी यहाँ अपने विधायकों की खातिर या यूं कह लीजिए कि अपने वोट बैंक जो उनके पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बैंक है, किसानों का, जाट का, गुज्जर का, उसके खातिर वो दोबारा से यहाँ अखिलेश के साथ हाथ मिलाते नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, और ओपी राजभर का उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये खबर जो है ये है कि उनके भी 2 विधायक जो है वो सपा खेमे की तरफ आकर उनको वोट किया है। अब्बास अंसारी का नाम उसमें निकल कर सामने आता है, जगदीश शोकर उनके एमएलए, उनका भी नाम निकल कर सामने आता है। क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो क्या सपा को भी ऐसा ही करना चाहिए? अब जैसे को तैसे वाला उदाहरण दिखाई पड़ रहा है, आपने आरएलडी का जिक्र किया तो ये भी खबर आ रही है कि उसके भी 1-2 विधायकों ने सपा के पक्ष में कहीं ना कहीं वोट किया है। तो अब बीजेपी न सिर्फ एक तरीके से विधायकों को अपनी तरफ लेके आ रही है बल्कि पार्टी भी तोड़ने का काम कहने करवाती हुई दिखाई पड़ती है। आप जयंत चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, उनके दादा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये वही जयंत चौधरी हैं जो कहते हैं कि चवन्नी में बिकने वाला मैं नेता नहीं हूँ। और आपने देखा कि जब बॉर्डर पर एक कह सकते हैं नौजवान किसान की हत्या होती है, मर्डर होता है, गोली मार दी जाती है, उसके ऊपर उनका एक भी ट्वीट नहीं आता। जो शर्मिंदगी भरी बात जो है उनके लोग कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या ये वही जयंत चौधरी हैं जो जी। लेकिन जयंत चौधरी का कल कई बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार विचार कर रही है। देखिए वही वो हो रहा है कि विचार कर दिए, कितना अब सॉफ्ट एंगल आ गया, विचार कर रहे हैं। लेकिन यही जयंत चौधरी थे जब इस पाले में थे तो बीजेपी को क्या क्या नहीं कहते थे, तमाम सारे कह सकते हैं आरोपों के तहत उनको घेरते थे। तो आज एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, क्या उस पर वो चुप रहेंगे? तो उनके ही जो लोग हैं
खासकर जो 4 से 5 विधायक नेहा जी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आपने गलत किया है और ये हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वजह है नेहा जी कि अभी तक जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि मैं पक्के तौर पर बीजेपी के साथ जा रहा हूं। तो ये संभावना तो है कि अगर बीजेपी के साथ में उनकी दाल नहीं गली, जो कि लग भी नहीं रहा है कि दाल गलने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि वो वापस सपा के कुनबे में आएंगे। ओपी राजभर का भी कुछ मुझे ऐसे ही लगता है कि जिस तरह से उनके विधायक बागी हो रहे हैं उनको मजबूरन वापस आना पड़ेगा, क्योंकि लगातार दिलासा दिया जा रहा है, उनको कोई पद नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में जो दोनों महत्वपूर्ण सहयोगी थे, अगर ये लोकसभा चुनाव से पहले सपा के पास आते हैं तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में फिर जीत हासिल करना एक मुश्किल भरा सौदा हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश का राज्यसभा का चुनाव तो खत्म हो चुका है। जिस तरीके से आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा करी कि आखिरकार यहाँ ओम प्रकाश राजभर के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर बात की जाए तो आरजेडी के भी विधायकों ने यहाँ समाजवादी पार्टी के हित में वोटिंग करने की बात यहाँ सामने आई है। रही बात यहाँ पर जयंत चौधरी की, वो कब यहाँ पर पासा दोबारा से पलटते नजर आएंगे, ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।